जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है। और आप सब बहुत दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप जो है साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज आप सबके लिए फाइनली साइकोलॉजी का जो है प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और ये क्रैश कोर्स का पहला सेट है। और पहला सेट में जो है प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ MVVI लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ध्यान पूर्वक देखिएगा। और ये सेट 1 है प्यारे बच्चों। और अगर आप टोटल 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं, याद कर लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% या 90% लाने से तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप इस तरह से जो मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप याद करते हैं, अपने कॉपी में नोट करते हैं, तो प्लीज आप सेट 1 को अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ MVVI लॉन्ग और शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी चला जाता है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा, उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्रश्न लिया गया है, जिसमें से 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा तो रहेगा। तो प्लीज हम आपको एक विनती जोड़ के कहते हैं कि आप क्या कीजिए, जब आप हमारा वीडियो देख ही रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। प्लीज आपसे एक छोटा सा विनती है, अगर आप देख रहे हैं तो, नहीं तो आप वीडियो मत देखिए, सीधी सी बात है। आप देख रहे हैं तो अच्छा नंबर लाइए, नहीं देख रहे हैं तो सिर्फ लाइबे मत कीजिए। तो दोनों में से एक काम करना आपको क्या है, जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा खासा नंबर आए तो क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बुद्धि को परिभाषित करें। बुद्धि को परिभाषित करें, किसी ने क्या है, किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर इस तरह से देंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटने का मजाल है उसका। सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर लिखिएगा कि बुद्धि के अनेक विद्वानों ने क्या किया है, परिभाषित किया है। अब देखिए, बुद्धि को जो है बीने साहब ने भी किया है, टर्मन साहब ने किया है, स्टर्न ने भी किया है, मैक्स मुलर ने भी किया, बहुत सारे व्यक्ति ने क्या किया, इनका परिभाषित किया है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टर्न के अनुसार। तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि जो है प्यारे बच्चों एक नॉर्मल योग्यता है, कैपेबिलिटी है, एक तरह से कह सकते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेते हैं। जैसे अगर आप समझिएगा कि ये बुद्धि जो एक तरह से क्या है, सामान्य योग्यता है। जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल दिमाग चल रहा है और आप क्या करते हैं, किसी परिस्थिति में, किसी परिस्थिति मतलब क्या, ये 12th आपके लिए क्या है, अभी परिस्थिति। आप सोच रहे हैं कि सर हम साइकोलॉजी में कैसे अच्छा खासा नंबर लाएंगे, और उनमें क्या करते हैं, आप अपना विचार वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, विचार वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद समायोजित करते हैं, उसमें आप पास हो जाते हैं। तो वो किसके द्वारा है, स्टर्न के अनुसार है। फर्स्ट समझ में आ गया। दूसरा आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा, कह रहा है कि बीने के अनुसार तो किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यकता क्रिया है। अब समझिए हम आपको क्या कह रहा है। जैसे ये एक समस्या है, 12th क्या है प्यारे बच्चों, समस्या है, मान लेते हैं समस्या है, और उसके विषय में तर्क करना। जैसे साइकोलॉजी एक तरह से हार्ड सब्जेक्ट है, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, तर्क करेंगे, हम बातचीत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो हम थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह कर लिए, ठीक है। निश्चित निर्णय तक पहुंचना, 12th क्लास के जहां पर सेंटअप एग्जाम पर है वहां पर हम पहुंचे, वहां पर हमने कुछ कुछ लिखा और अच्छा खासा हमारा नंबर आया, तो वही क्या कहलाता है, बुद्धि की आवश्यकता कहलाता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए, हम आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप समझ जाए वो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपके लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि अमृतीय वस्तुओं के विषय में सोचने की शक्ति देता है। अमृतीय चिंतन के साथ कहना है, इनका कहना है कि बुद्धि जो है, हम कोई विषय में क्या करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, कहीं जाना हो, खेलना हो, कूदना हो, ये सब विषय में हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि कहीं हमारा हाथ टूट जाए, पैर टूट गया तो, कहीं ठंडी में गए तो ठंडी में कुछ हो गया तो ये सब क्या करते हैं, सोचने की तर्क देते हैं। किसमें, टर्मन साहब के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखे थे, किसी चीज में हम अगर जानबूझ के
डालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे निकलते हैं। दूसरे के अनुसार किसी विषय पर तर्क वगैरह करते हैं, फिर उसके निश्चित जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरा हो गया टर्मन साहब के अनुसार जो क्या है, हम किसी विषय पर हम क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छे तरह से। तो फर्स्ट प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MVBI पैराचो, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न में क्या करा है कि योग के 8 अंग कौन कौन है। योग के जो है पैरोचो 8 अंग कौन कौन है, पतंजलि के द्वारा आपने सुना होगा, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तर देखते हैं। योग जो एक दार्शनिक विचार है, क्या है पैरोचो, दार्शनिक विचार है। इनके जनक महर्षि पतंजलि है। कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए तो पैरोचो कि योग दर्शन के जनक कौन है। योग दर्शन के जनक कौन है, तो आप बोलिएगा महर्षि पतंजलि है पैरोचो। कौन है, महर्षि पतंजलि है, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक महाभाष्य में योग के 8 मार्गों के बारे में बताया। कितने मार्गों के, 8 मार्ग, याद रखिएगा। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कितने मार्गों के बारे में बताया है, तो टोटल 8 मार्ग है। वह जो मार्ग है, सबसे पहले है यम। कौन है प्यारे बच्चों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान व समाधि। ये टोटल के टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों, 8 है। कितने हैं, 8 है। जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न में। क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न में, तीसरा प्रश्न जो है प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। खैर इसे भी आप चाहे तो MVB की कैटेगरी में ले सकते हैं। सबसे पहले तीसरा प्रश्न को देखते हैं, क्या करा है कि सामवेगिक बुद्धि क्या है। सामवेगिक बुद्धि क्या है प्यारे बच्चों, तो उत्तर में आप देखिएगा कि सामवेगिक बुद्धि से हमारा तात्पर्य बुद्धि के स्वरूप से है। किससे है प्यारे बच्चों, बुद्धि के स्वरूप से है। देखिए हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, विनती है आप सबसे, एक आग्रह कर रहे हैं कि आपके नंबर अच्छा लाने के लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं क्या, कि जो आपको हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रात में 9 बजे 10 बजे जब भी आपको टाइम मिले, या सुबह के 4-5 बजे जब भी आपको टाइम मिले प्यारे बच्चों, उस समय क्या कीजिए, इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखिए और तब याद कीजिए, और तब आप कमेंट करके जाइएगा कि सर आपने जो टिप दिया है वो बहुत ही अच्छा था, जो कि हमारे टिप्स, टिप नहीं, टिप मतलब तो वेटर को दिया जाता है, ये नहीं है, राइट। चलिए, जिसमें सूचनाओं को प्रदर्शित एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण किया जाता है। सापेक्षिक बुद्धि में बुद्धि के विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है। इस विस्तार को जानने के लिए बुद्धि लब्धि के सूत्र का पता लगाया जाता है। अब समझिए हम इसमें क्या कहना चाहते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि जिसमें सूचनाओं को पारदर्शित एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टीवी वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें सूचनाएं वगैरह, जैसे कि आज का न्यूज ये है प्यारे बच्चों के, आज की क्लास में जो 12th में जो भी बच्चे पढ़े तो सारा का सारा का फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया जाएगा। ये क्या है, सूचनाएं दिया जाता है, पारदर्शित किया जाता है, इनमें कुशलता के साथ क्या करते हैं, प्रक्रमण किया जाता है। सामयिक बुद्धि में बुद्धि के विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है, उसके जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में या कह सकते हैं, एरिया के बारे में कह सकते हैं, वो सब क्या करते हैं, किया जाता है। इस विस्तार को जानने के लिए हमें बुद्धि लब्धि का सूत्र पता लगाना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पता है प्यारे बच्चों, और हम बहुत बार बताया, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं, 10 बार बताया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आपके ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, पॉलिटी में पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि आपको साइकोलॉजी में देखने को मिल गया है, इकोनॉमिक्स में भी मिल सकता है। ये मतलब कि 1 2 3 4 5 5 6 सब्जेक्ट में ये प्रश्न मिलने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। कारण क्या है, निर्धनता। निर्धनता जो है प्यारे बच्चों, जो कि गरीबी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, गरीबी को। तो यहाँ पर कह रहा है कि निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। जो गरीबी होता है प्यारे बच्चों, वो गरीबी क्यों रहता है, गरीबी के हम क्यों जीते हैं, उसके कुछ कुछ कारण है। अगर हम मान लीजिए हम गरीब है तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो ये रीजन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले उत्तर में देखिए क्या कर रहा है कि निर्धनता के निम्नलिखित कारण है। क्या है प्यारे बच्चों, निर्धनता के जो है निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव समझ रहे हैं ना, जैसे आपके पास अभी पढ़ने का कैपेबिलिटी जो है 10th पढ़ने का है, फिर 12th पढ़ने के बाद है, उसके बाद आपके पास लड़के लोग का इतना प्रेशर आ जाता है, घर से इतना प्रेशर आ जाता है कि वो क्या करते हैं, हार मान के पढ़ाई छोड़कर ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लेते हैं आर्ट लेकर, और फिर चले जाते हैं कहाँ, बाहर दिल्ली मुंबई जाके वहां से कमा के आते हैं, फिर अपना पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के मतलब कमाने के जगह पे क्या करते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू मेरे भैया, एक है बड़े भैया, मामा का लड़का है, वो 12th में जो है टॉपर बना हुआ था, कॉमर्स का स्टूडेंट था, कॉमर्स का स्टूडेंट था। आज जो है ना वो बोलते हैं कि कुंदन, चंदन कुंदन दोनों हमको कहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। उस समय हमको बोलता है कि क्या पढ़ाई किए, कोई अभी कुछ नहीं लग रहा है जॉब वगैरह। तो ये क्या होता है, कारण क्या है, उसकी स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है, उतनी फैसिलिटी उनके पास नहीं है, राइट, जिसके कारण क्या है, नहीं हो पा रहा है।
एक शिक्षा का अभाव तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो शिक्षा में बहुत अच्छा किए हैं। दूसरा जो है, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ ये हुआ कि उनके पास 4, देखिए देखिए किसी-किसी घर में 3, 4-4 बहन रहती है और एक लड़का रहता है जो कि 12th पास है। तो अब क्या करेगा? बहन को शादी करेगा कि खुद पढ़ाई करेगा? तो ये जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी क्या होती है? निर्धनता को दर्शाया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, जैसे बिज़नेस वगैरह के काम करने के आपके पिताजी बढ़िया से काम नहीं करते थे और आप क्या काम कर पाइएगा? तो वो हो मतलब आप काम क्या करिए, तो आपको क्या होना पड़ता है? जाना पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय निम्न रहती है। मान लीजिए कि आपके घर में 6 व्यक्ति हैं और 1000 के भी रुपए आप कमाते हैं, फिर भी क्या है? निर्धनता पे डिपेंड करते हैं। क्या है? निर्धनता पे डिपेंड करते हैं। वहीं 2 व्यक्ति हैं और आप 1000 के कमाते हैं, तो वो व्यक्ति आपका ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है 5-500 हो जाता है, राइट? तो ये ठीक-ठाक हो जाता है। लेकिन एक तरह से सोचिए तो निर्धनता को दर्शाने के लिए बिहार में सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोज़गारी है, बेरोज़ क्या है? बेरोज़गारी है, जो कि आप जानती हैं, अच्छा खासा हो जाता है। और प्लस में दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ज़रूरी भी है और नहीं भी है। अगर कहा जाए तो दहेज लेना भी चाहिए और दहेज नहीं भी लेना चाहिए। मेरे तरफ से दोनों में हाँ है प्यारे बच्चों, क्या है? दोनों में हाँ है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा कि क्यों दहेज लेना चाहिए और क्यों दहेज नहीं लेना चाहिए, राइट? चलिए खैर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, एमवीवीआई प्रश्न है, ज़रूर आप इसे याद कर लीजिएगा। मनोगृष्टि से आप क्या समझते हैं? मनोगृष्टि से क्या समझते हैं? जैसे कोई व्यक्ति जो होता है एकदम नेगेटिव में चला जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? मनोगृष्टि में कहते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में जाने वाला है, वो चला गया है, तो हम उसे कहेंगे मनोगृष्टि, ठीक है? उत्तर में देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मनोगृष्टि एक मानसिक विकार है जिसमें कोई नकारात्मक तथ्य तथ्य व्यक्ति के मन को घेर लेता है। नकारात्मक तथ्य नहीं समझे? जैसे आप देखते होंगे कोई कोई ऐसे नौजवान युवा रहता है जो कि कम ही एज में मर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे गांव में ऐसा हुआ है। हंसता हंसता कहता कहता ना, हंसता हुआ ये चेहरा जब नजर से आती है, तो एकदम तो इतना हंसता हुआ चेहरा था उसका, देखने में बहुत बुरा होता है कभी कभी जो ये होता है। तो ये तो तथ्य को क्या करते हैं? व्यक्ति को घेर लेता है। एक तरह से क्या है, वो मर गया, उसकी चिंता बहुत सताता रहता है किसी को, या इसकी मम्मी हो या उसके भाई हो, जो भी हो, इसको जरूर सताता रहता है। वह क्या कहा कि वह उसे बार बार प्रयास के बाद भी निकलने में असमर्थ रहता है। और हम जब उस बात को भूलने की कोशिश करते हैं, जैसे 12th ही हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। 12th क्या है? एक डिप्रेशन है, क्या है? टेंशन है, प्रेशर है। अगर हम उसको बार बार भूलने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं भूल पाते हैं। समझते हैं कि बाप रे बाप कितना नंबर आएगा, नहीं आएगा, ये बार बार सोचने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू मी 10th में जब हम थे ना, तो मेरा अच्छा खासा नंबर आ गया था, जितना मुझे आना चाहिए, जितना हमारा नॉर्मल है उतना क्या है, तो मेरा आया हुआ था। जब हम 12th में गए ना प्यारे बच्चों, तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं था पढ़ाई करने का, कोई सुविधा नहीं। ऑनलाइन में भी उतना अच्छा खासा नहीं था। फिर भी क्या किए, ऑफलाइन मतलब कि घर पे ही बैठ के सेल्फ स्टडी इसीलिए नाम रखे हैं, पता है आपको? सेल्फ स्टडी नाम क्यों रखे हैं? आज बता भी थी है। तो इसीलिए ज्यादा खासकर क्या है, तो उस समय हमारे पास 4-5 ऐसे ऐसे गेस्ट पेपर हुआ करता था जिसके पास अभी भी हो नहीं सकता, इतना मेरे पास गेस्ट पेपर था उस समय। समझ रहे हैं? तो ये हम कोशिश की है, ठीक है। इस कारण व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है। और मान लीजिए हमारा 10th में फर्स्ट डिवीजन आया, ठीक है, और 12th में सेकेंड डिवीजन आ जाते तो बहुत आदमी बोलता है कि ये चीटिंग करके क्या हुआ था? पास हुआ था। ये आ जाता, क्या होता है? ये हमारे मन में आ रहा था ज्यादा खासकर। और व्यक्ति कई बार आत्महत्या भी कर लेता, लेकिन ऐसा मेरा स्थिति नहीं था। और हम जब एग्जाम देके आए ना, तभी हम बोल दे कि मेरा इतना अच्छा खासा नंबर आएगा, और उससे कुछ ज्यादा ही आया है। जितना अनुभव किए थे ना, उससे कहीं ज्यादा ही आया हुआ था, राइट? तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, राइट? 5 नंबर प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोग्रस्ती आपको समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है कोई बातें, और उस बात के बार बार निकलने का भी कोशिश करता है, तभी भी नहीं निकल पाता है। उस स्थिति में क्या करते हैं, व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। तो खैर ये प्रश्न और ज्यादा एमवीवीआई प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा गया, हम बार बार आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, ठीक है प्यारे? अगर आग्रह का अर्थ अगर आपको नहीं पता है, पूछिएगा, जो फेल हो गया है उससे पूछिएगा प्यारे बच्चों, राइट? आत्महत्या के रोकथाम के उपाय क्या-क्या है? भाई आत्महत्या के रोकथाम के उपाय 2, 3, 4, 5 बहुत है, अनेकों है। लड़की के ऊपर अगर देखा जाए तो दहेज प्रथा जो देते हैं, उसमें लड़का की मर्ज़ी होना चाहिए, उसके घर की मर्ज़ी होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। लड़का के ऊपर कहा जाए तो उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि जाओ कमाए जाए, तो नालायक है, बेहुदा है, उल्लू के पट्टा है, जो आप बोलते हैं वो सब ये सब मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। लड़का के ऊपर बोल रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, वो आत्महत्या के सबसे बड़ा नज़दीकी उपाय होता है। चलिए उत्तर समझ के बाद समझते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आत्महत्या के रोकथाम के निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहला जो है, मानव पर अनावश्यक दबाव नहीं देना चाहिए। अनावश्यक दबाव का मतलब क्या होता है कि जैसे हम ही हो गए पहले, तो क्या है, जैसे हम ही हो गए और हम पे कोई व्यक्ति अनावश्यक दबाव जैसे कहता है कि
कि तोरा कमाई के लूर न हो, बेहुदा है, कू है, फला है, ये सब जो है दबाव हो गया कि तुम तो नालायक है, तुम किस काम के नहीं हो, डूब के मर जाओ, फलना चना करो। तो ये क्या है, मेरे ऊपर दबाव दिया जा रहा है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कारण हो गया। दबाव से ग्रसित लोगों के आसपास हमेशा रहना चाहिए। जैसे कोई मानसिक, अभी नहीं बताए थे, यहाँ पर देखिए, मनोग्रस्ती व्यक्ति है। क्या है, मनोग्रस्ती व्यक्ति है, जिसके जिसके पास क्या है, हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए। कारण क्या है कि वो कब क्या कर ली, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। व्यक्ति में सकारात्मक विचार का प्रभाव करना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति में क्या है, सकारात्मक विचार को उत्पन्न करना चाहिए, ना कि नकारात्मक भाव डालना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करने जा रहा है तो उसमें क्या दीजिएगा, पॉजिटिव दीजिएगा कि नेगेटिव दीजिएगा। देखिए कहिएगा सर पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव के माध्यम से क्या होता है, वो थोड़ा सा जागरूक हो जाता है। लेकिन नेगेटिव के माध्यम से क्या होता है, वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाके क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। साथ ही व्यक्ति के साथ प्रेम व दया का साथ भाव रखना चाहिए। मतलब उसके साथ जो है तो प्यार दुलार के साथ उसको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि वो आत्महत्या के तरफ न जाए। बहुत ऐसे बच्चे देखते हैं ट्वेल्थ में जो सोचा रहता है, ट्वेल्थ में सोचे रहते हैं कि साढ़े 400 नंबर लाएंगे और 445 नंबर भी आ जाता है, पर वो आत्महत्या कर लेता है। पता नहीं क्यों। क्यों? अरे 5 नंबर के लिए आपका जीवन नहीं जरूरी है ना, जीवन जरूरी नहीं है। एक मेरा दोस्त है सुमित, उसका हमेशा कहना है कि कागज क्या है, कागज कुछ भी नहीं है, ये जो मार्कशीट है आपके जीवन के लिए कोई चीज नहीं है, वो बोलता है बार बार। लेकिन कभी कभी लगता है कि मार्कशीट भी क्या है प्यारे बच्चों, जीवन का एक अनमोल मूल्य है। हम भी समझते हैं कि नहीं कागज कुछ है, लेकिन कभी कभी समझते कि ये क्या है, अनमोल मूल्य है, जिसकी कीमत सिर्फ सिर्फ क्या है, नंबर है। पढ़ाई आपका कोई नहीं देखेगा, नंबर आपका सब देखेगा। राइट? आप पढ़ाई कितना किए 24 घंटा में, कितना नहीं किए, वो आपको कोई नहीं देखेगा। लेकिन आपका रिजल्ट अगर 450 आ गया, 200 250 आया, उसी से पता चल जाए कि लड़का पढ़ने में तेज था या नहीं था। खैर ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया, किसी के ऊपर दबाव नहीं देना, सीधी सीधी बात कहा जाए तो। ठीक है। 7वां प्रश्न में क्या करा कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर एक टिप्पणी लिखे। ये 25 नंबर है पैरों, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हम 1000% कहते हैं कि ये पूछने का चांस है, 1000%। चाहे शाब्दिक पूछे या अशाब्दिक पूछे, दोनों में से कोई पूछेगा तो आप इसका उत्तर दीजिएगा, 2 नंबरी या 25 नंबरी। खैर आएगा तो आएगा। चलिए उत्तर देखते हैं कि बुद्धि को मापने की वैसे तो अनेक विधियां है। बुद्धि को मापने के जो हमारे मानसिक संतुलन है प्यारे बच्चों, उसको मापने के लिए अनेक विधियां है। लेकिन उन विधियों में शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का स्थान सर्वोपरि है। मतलब कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है प्यारे बच्चों, वो सर्वोपरि रखा गया है। जैसे आपके घर के जो सबसे हेड मास्टर जो होते हैं, कौन रहते हैं, पापा होते हैं। अगर आपके दादा जीवित है तो दादा रहते हैं, नहीं तो कौन रहते हैं, पापा रहते हैं। उसी तरह से क्या है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, सबसे सर्वोपरि है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुड महोदय ने किया है, और यंत्रों की सहायता से बुद्धि को मापने का काम किया है। कौन? विलियम वुड महोदय। फटाफट एक बार कमेंट करिएगा कि किसने किया है प्यारे बच्चों, विलियम वुड महोदय। कौन? विलियम वुड महोदय ने किया है, और ये याद रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। देखिए, बुद्धि के परीक्षण के इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी से कुछ प्रश्न पूछता है। जैसे अकॉर्डिंग टू मी, जैसे हम यहाँ पर क्या है, परीक्षक हो गए हैं, जैसे हम पूछने वाले हो गए हैं, और ये परीक्षार्थी जैसे आप हो गए। आपसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, बाबू बताओ कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। ये क्या हुआ, हम आपसे प्रश्न पूछे, तथा इस प्रश्न का उत्तर वह शब्दों में प्राप्त करके व्यक्ति को बुद्धि का पता लगा सकता है। और जब आपसे हम प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता दिए, तो ये क्या कहलाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हुआ, जिसे हम इसे मौखिक टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉक टेस्ट भी कहते हैं। ये सब आप याद रखिएगा। राइट? अगला है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस विधि में बुद्धि की जांच के लिए भाषा के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें बच्चे को घुमाकर, दिखाकर, लिखवाकर उसकी बुद्धि के स्तर का पता लगाया जाता है। इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। क्रियात्मक परीक्षण में जैसे खिलाकर हो गया, घुमाकर हो गया, लिखवा के, बोलो क से कबूतर, ये सब क्या है, बोलवा कर हम लिखवाते हैं। तो दिखा कर लिखवा के, जैसे हम गोल गोल अंडा, सिपाही के डंडा, बिलाई के पोछ, मामा जी के मोछ, ये सब हम कर करके क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते। खैर हम भी एक बच्चे को पढ़ाए हुए हैं, तो हमें और ज्यादा इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है। ठीक है। हम 10th से ही जो है ना पढ़ाना स्टार्ट किए हुए हैं, 10th से ही पढ़ाना स्टार्ट किए हुए हैं छोटे छोटे लड़कियों को। ये 1 to 8 तक है, 1 to 8, हाँ 1 to 8 मतलब पढ़ा रहे थे। ऐसे तो नॉर्मल ही बच्चे सब तेज ज्यादा नहीं थे, कोई कोई तेज बच्चा रहता था, बट 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ाए। फिर उसके बाद क्या किए, यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आने के बाद क्या किए, 12th के बाद चुने, 12th को पढ़ाना स्टार्ट किए, क्योंकि उसके बाद हम भी
पता है आपको, उसके बारे में कभी बताएंगे तो और मजा आएगा। तो खैर ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के इनके बीच दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति जो होते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेते। जैसे आप ले सकते हैं अमीर बिजनेसमैन व्यक्ति को, आप उसमें क्या कर सकते हैं, वो जो है सामाजिक भागों में बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ही कम समय देते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना अधिक पसंद करते हैं। जैसे आप गांव के जो लोग देखते हैं, वो क्या करते हैं, गांव के लोग जो है कोई भी पूजा पाठ हो गया, किसी का शादी हो गया, किसी का श्राद्ध हो गया, किसी का मरण दरण जो भी चीज होता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, बहुत ही जोरों शोरों से क्या करते हैं, पार्टी लेते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, राइट। ये किस में आते हैं, बहिर्मुखी में आते हैं। और अंतर्मुखी में क्या होता है, आप देखते होंगे शहर टाउन में, वहां पर शादी ब्याह होता है तो कैंटीन रहता है, कैंटीन में जाइए, आप प्लेट में कुछ कुछ लेके क्या कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। ये हो गया आपका अंतर्मुखी में। फिर और दूसरा पॉइंट देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति तो अधिक चिंतनशील तथा कम क्रियाशील होते हैं। मतलब क्रियाशील मतलब समझते हैं, वो काम कम करने वाले होते हैं, लेकिन चिंता लेने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे उसको टेंशन रहेगा कि किस तरह से हमें बिजनेस को ग्रो करना है, नहीं करना है, लेकिन फिजिकली वो क्या करते हैं, बहुत ही काम कम करते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति अधिक क्रियाशील तथा कम चिंतनशील होते हैं। वो कम सोचते हैं लेकिन कार्य क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा करते हैं। कौन, ये जो हमारे हैं बहिर्मुखी वाले। लेकिन इसमें जो अगर कहा जाए पैसे के मामले में कौन नंबर वन है प्यारे बच्चों, देखिएगा सर, कौन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आप बताइए कौन हो सकता है, कौन हो सकता है पैसे वाला। कि सर जो है अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति है वो बहुत ही पैसे वाला हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना सारी सुविधाएं, वो चिंतन वगैरह ज्यादा लेते हैं, ठीक है, उसको टेंशन की प्रेशर ज्यादा रहता है, इसके कारण कह सकते हैं वो ज्यादा अमीर होते हैं, राइट। बहिर्मुखी के अकॉर्डिंग आपको अंतर्मुखी बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, राइट। ये आपके देखिए, आपके सामने 9 नंबर में किस समूह से आप क्या समझते हैं। समूह जैसे आप देखते होंगे, दो चार लोग मिल गए तो क्या हो गया, समूह हो गया। जैसे अपने दोस्त वगैरह हो गए, मिल गए, क्या हो गया, समूह हो गया। तो उत्तर में देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उस संगठित अवस्था जिसमें संबंधित व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहलाते हैं। समूह के सदस्य के व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है, उसके कुछ नियम भी होते हैं, राइट। उसको नियंत्रित करने के लिए जैसे आप देखते होंगे, अभी जो है हड़ताल हुआ है हाल फिलहाल में, किस चीज का, बस रॉक वगैरह का। अभी देखते होंगे हाल फिलहाल, आज ही कल ही परसों के बाद प्यारे जो क्या हो रहा है, इसमें बस हड़ताल वगैरह सब हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, एक नियम होता है, एक उसे कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति जरूर होता है, कोई ना कोई। ये आपके समूह में संबंधित है। जैसे एक धरना प्रदर्शन देते हैं तो एक लीडर जरूर होता है ना, उसी तरह से। अब ये लास्ट आपका है 10वां प्रश्न। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्यारे बच्चों प्लीज आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। बहुत देर से हम आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपने हमारे बोलने से पहले लाइक कर दिया होगा। उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि आपने क्या किया होगा, लाइक कर दिया होगा, ठीक है। नहीं किए हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, लाइक कर देंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट करें। क्या कह रहा है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में आप लिखेगा कि जिस समूह का निर्माण विशेष नियमों के अनुसार हो। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि जिस समूह का निर्माण विशेष नियमों, एकदम विशेष, समझ सकते हैं, वीआईपी कह सकते हैं, उसके अनुसार हो, उसमें सम्मिलित सदस्य की भूमिका एक समान हो, औपचारिक समूह कहलाता है। समझिए क्या कहना चाहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये समझिए। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जिस समूह का निर्माण विशेष नियमों के अनुसार हो, जैसे टाई वगैरह हो गया, कपड़ा उपड़ा बढ़िया से पहन के आना है, सूट वैट वगैरह जो है बढ़िया से लगाना के आना है, जूता वगैरह, चश्मा वगैरह सब चीज लगा के आना है। सम्मिलित सदस्यों की भूमिका एक समान होती है और सबका जो है टाई वगैरह एक जगह से रहता है, तो वो होते हैं औपचारिक समूह कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय दूसरी ओर, मतलब विश्वविद्यालय जो है ये आपके औपचारिक में आ गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बहुत बार कि औपचारिक समूह में कौन कौन आते हैं, तो विश्वविद्यालय आपको फटाक दबर याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक से हमारा अभिप्राय है कि जो नियमों या विधि पर आधारित नहीं होता है, जैसे टाई नहीं लगाना है, ये फलना नहीं करना है, बाल नहीं सोटना है, ये नहीं करना है, नाखून काट के नहीं आना है, जो आपको मन करे वो नहीं विधि रहता है, उसमें क्या रहता है। और उनके सदस्य के बीच घनिष्ठता का संबंध हो, उसे हम औपचारिक अनौपचारिक। घनिष्ठता मतलब कि उसके बाद मित्रता, प्रेम की भावना बहुत सारे रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, अनौपचारिक कहलाते हैं।
तो खैर और औपचारिक और अनौपचारिक हम एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, राइट। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ये जो औपचारिक दिखाई दे रहा है अनौपचारिक, औपचारिक में जो होता है आपको टाई वगैरह सूट बेल्ट सब चीज लगा के जाना पड़ेगा एकदम नियम के साथ। तो ये आपके औपचारिक जैसे विश्वविद्यालय हो गया। अनौपचारिक में क्या है, कोई विधि विधान नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, आप जैसे रह रहे रहिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, घनिष्ठता रहता है, बहुत अच्छा खासा संबंध रहता है, तो हम उसे कहते हैं अनौपचारिक। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत ही मजेदार लगी हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और प्लस में आपको कैसा लगा एक अच्छा सा मजेदार कमेंट करिएगा। और सेट 2 में हम क्या लाइव ही आए या रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं लाइव हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर रिकॉर्डेड हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आज का क्लास मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही बहुत मजेदार होगा। जितना मुझे टाइम हम आप दिए हैं वो हम अपने आप से जितना हमसे बेस्ट हुआ है हम देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।